नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज के इस सेशन में बात करेंगे सेल बायोलॉजी के 5वां वीडियो, जिसमें अपन ने जो स्टार्ट किया था वो आगे आज कंटिन्यू रखेंगे। आज लगभग 2 वीडियो डालेंगे, जिसमें आपका ये टॉपिक लगभग आधा टॉपिक हो जाएगा, जिसमें 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है। आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, ये गारंटी है। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, कोशिका का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें कोशिका की खोज, केंद्र की खोज के बारे में वो सब पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। उसके बाद झिल्ली जो कोशिकांग है। अब कोशिकांगों के बारे में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी वगैरह सारा पढ़ने के बाद में कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली पढ़ने के बाद में जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें पढ़ा था सिंगल मेम्ब्रेन वाले जो कोशिकांग थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांगों में अपने क्या क्या पढ़ लिया था। जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, डबल झिल्ली युक्त तो मैंने तो आपको बता दिया कि एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है और एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ये तीनों क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन युक्त होते हैं और इनके पास खुद का क्या होता है, ये ध्यान रखना कि इनके पास एक खुद का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है। ये 3 केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस केंद्र के तीनों होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। और उसके साथ में क्या होता है, इनके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एकल झिल्ली वाले अपन ने अंतर्प्रदवी जाली का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ लिया था। 2 प्रकार की होती है, आरईआर और एसईआर वाला, वो सारा आप अच्छे से समझाया था। विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो समझाया है वो पढ़ाया है, जो लिखा है बहुत शानदार लिखा है। फिर गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लिया था और लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे माइक्रोबॉडीज़, सूक्ष्मकाय के बारे में। माइक्रोबॉडीज़, इसमें 3 ऑर्गन्स आते हैं, पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम और स्पेरोसोम। इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। चलते हैं आगे, जिसमें इन तीनों को पढ़ते हैं। कहाँ पे हैं वो देखते हैं। इसको लाइसोसोम पढ़ लिया था, ये पेरोक्सिसोम यहाँ से स्टार्ट होता है, माइक्रोबॉडीज़। फिर आता है सूक्ष्मकाय। आज का ये टॉपिक रहेगा माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मकाय जिसको कहते हैं। इसके अंदर पहला है स्पेरोसोम। क्या कहते हैं, पहला ऑर्गन है जिसको कहते हैं स्पेरोसोम। इसको पादप लाइसोसोम भी कहा जाता है, प्लांट लाइसोसोम भी इसको कहा जाता है, पादप लाइसोसोम। मतलब इस स्पोरोसोम की तुलना किसके की गई है, लाइसोसोम से भी की गई है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पादप लाइसोसोम या प्लांट लाइसोसोम की कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी पार्नर ने और डेंजियार्ड ने। पार्नर और डेंजियार्ड ने इसकी खोज की थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मिलान वाला है ना, जो कोशिका के अंग है उनके मिलान वाले खोज से, डिस्कवर्ड से संबंधित पूछा जा सकता है कि इनकी डिस्कवर किसने की थी। तो उस हिसाब से ये पूछा जा सकता है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर से इसकी उत्पत्ति होती है। केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये जो स्फेरोसोम है वो केवल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर। ये केवल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। जंतु कोशिका के अंदर ये क्या होता है, स्फेरोसोम एब्सेंट होता है। और क्या जंतु कोशिका के अंदर एब्सेंट होता है, सेल वॉल, आपको बताया था कि ये एब्सेंट होता है। हाँ, तो ये जो होते हैं वो केवल पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। सेल वॉल भी होती है, वो जंतु कोशिका के अंदर अनुपस्थित होती है, केवल किसके अंदर पाए जाते हैं, ये पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। फिर इसका कार्य क्या होता है, इसके कार्य को याद रखना कि ये लिपिड उपापचय में, यानी जो लिपिड होती है उसके उपापचय में सहायता करते हैं। एकल कला द्वारा आवृत रहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा ये घिरे हुए रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि इसको पादप लाइसोसोम पे कहती है, ये ध्यान रखना। जो शॉर्ट में है, देखो आप किताब में देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी लाइन है, बिल्कुल मैंने शॉर्ट में लिखा है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। स्पेरोसोम जिसको पादप लाइसोसोम कहते हैं, खोज किसने की थी, डेंजियार्ड और पार्नर ने की थी। उत्पत्ति किससे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये जो होता है ना, ये केवल पादप कोशिकाओं के, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। जंतु कोशिका के अंदर, एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद ये केवल पादप कोशिकाओं में कार्य इसका क्या होता है, ये लिपिड उपापचय में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, हेल्प करता है। एकल सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा ये क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। पादप कोशिकाओं में एक ऊपर लाइन देखिए, ये PYQ है, पूछा हुआ, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लाइन थी यहाँ लिख दिया कि पादप कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण का मुख्य स्थल क्या होता है, पेरोक्सिसोम और ग्लाइओक्सिसोम।
पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम पादप कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण का मुख्य स्थल होता है, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। अब स्पेरोसोम आपने पढ़ लिया है, आगे बात करते हैं पेरोक्सिसोम के बारे में। पहले ही बताया कि पेरोक्सिसोम होता है वो प्रकाशीय श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। प्रकाशीय श्वसन में 3 कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, और तीसरा क्या आता है, पेरोक्सिसोम। ये तीनों हैं वो क्या करते हैं, प्रकाशीय श्वसन की एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और पेरोक्सिसोम प्रकाशीय श्वसन की एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम तीनों प्रकाशीय श्वसन की एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, खोज किसने की थी, डी ने इसकी खोज की थी। इसमें पेरोक्साइड उत्पादित करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। पेरोक्साइड उत्पादित करने वाले इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम, ऑक्सीडेज और पेरोक्साइड ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। याद रखना दोनों अलग अलग है। पेरोक्साइड उत्पादित करने वाले एंजाइम है वो ऑक्सीडेज है, कौन से है, ऑक्सीडेज है। और पेरोक्साइड का नाश करने वाले एंजाइम कौन से है, कैटालेज है। पेरोक्साइड को खत्म करने वाले, समाप्त करने वाले एंजाइम कौन से है, कैटालेज एंजाइम है। तो ये दोनों याद रखना है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में ऑक्सीडेज मतलब पेरोक्साइड उत्पादित करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से कोशिकांग में पेरोक्साइड उत्पादित करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो किसके अंदर होते हैं, पेरोक्सिसोम के अंदर होते हैं। और एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, कौन सा एंजाइम है, ऑक्सीडेज एंजाइम है। ऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं। फिर पेरोक्साइड का नाशक करने वाले, पेरोक्साइड को नष्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं। प्रकाशीय श्वसन में सहायता करने वाला कोशिकांग होता है, फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसका कार्य क्या है, पेरोक्साइड के निर्माण और विघटन में सहायता करता है। पेरोक्साइड के निर्माण में कौन सा एंजाइम, ये ऑक्सीडेज एंजाइम। और पेरोक्साइड के विघटन में कौन सा एंजाइम, ये कैटालेज एंजाइम होता है। ये दोनों पेरोक्साइड के विघटन और पेरोक्साइड के निर्माण में कार्य करते हैं। विघटन में कौन सा है, विघटन में कैटालेज एंजाइम है, और यहाँ पर निर्माण में ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। फिर यहाँ लिखा है कि प्रकाशीय श्वसन के अंदर अभी मैंने बताया 3 कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और पेरोक्सिसोम, ये तीनों क्या कार्य करते हैं, प्रकाशीय श्वसन की एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद में तीसरा आता है ग्लाइऑक्सिम। देखो इसमें सवाल क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पेरोक्सिसन श्वसन के अंदर कि प्रकाशीय श्वसन के अंदर ये काम करता है, इसको आपको याद रखना है। खोज नॉर्मल है, याद रखनी है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर पेरोक्साइड उत्पादित करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं और पेरोक्साइड का नाश करने वाले, पेरोक्साइड को विघटित करने वाले कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और तीसरा इसमें है बीटा ऑक्सीकरण वाला पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिम है। फिर आता है ग्लाइऑक्सिसोम। इसकी खोज किसने की थी, बीवर्स ने इसकी खोज की थी वसा बहुले पादपों में, जिसके अंदर फैट ज़्यादा होती है ना, जो पादप प्लांट होते हैं जिनमें फैट ज़्यादा होती है उनके अंदर ये पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं के अंदर ग्लाइऑक्सिम, स्पेरोसोम, सेल वॉल ये सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी केवल क्या पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ये वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन ग्लाइऑक्सिसोम का मुख्य स्थल है। जो वसा होती है, जो लिपिड होती है, उसका कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है, वो किस में होता है, ग्लाइऑक्सिम के द्वारा होता है। वसा का, ये शॉर्ट में लिखा है कि वसा किस में परिवर्तित होती है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होती है, उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा कोशिकांग है, वो कोशिकांग है आपका ग्लाइऑक्सिम। तीनों को ध्यान रखना है। सूक्ष्म बॉडीज़ के अंदर 3 आते हैं, पेरोक्सिसोम, एक तो आता है स्फेरोसोम, तीनों को लिख देता हूँ, एक आता है स्फेरोसोम, फिर आता है पेरोक्सिसोम और तीसरा आता है ग्लाइऑक्सिम। तीसरा कौन सा आता है, ग्लाइऑक्सिम। ये तीनों हैं, ये पड़ा ग्लाइऑक्सिम, ग्लाइऑक्सिम नहीं, ग्लाइऑक्सिसोम। ये तीनों आते हैं, स्पेरोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। ये तीनों किसके अंदर आते हैं, सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज़ के अंदर आते हैं, जो क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं। ये स्पेरोसोम और ये ग्लाइऑक्सिसोम, ये दोनों पादप कोशिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं, जो देखो दोहरी कला युक्त कोशिकांग बता दिए,
सिंगल मेम्ब्रेन युक्त, जिसमें डबल मेम्ब्रेन वाले वो बता दिए माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये तीनों डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। फिर उसके बाद में सिंगल मेम्ब्रेन वाले लाइसोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, फिर ये सूक्ष्म बॉडीज़ वगैरह ये है, तो ये सारे क्या आ जाएंगे सिंगल मेम्ब्रेन। अब ये कोशिकाएं जिनके ऊपर कोई झिल्ली या कोई लेयर या कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। एक होता है राइबोसोम, और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, आपको पता है कि राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये याद रखना है। फिर दूसरा होता है तारका या सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल जिसको कहते हैं, ये केवल क्या पाया जाता है, ये देखो ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप के अंदर क्या होता है, पादप सेल के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। कौन, सेंट्रियोल या तारककाय। इस तारककाय की संरचना कैसी होती है, कॉर्ड व्हील, बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। आगे देखते हैं इसको, देखो। फिर आगे बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहती है, जिसको प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। खोज इसकी किसने की थी, क्लाउडे ने की थी। नाम किसने दिया था, पैलाडे ने दिया था। फिर ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम है। वो सबसे छोटा कोशिकांग है जो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। खोज क्लाउडी ने, नाम पैलाडे ने दिया था। फिर आता है राइबोसोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक 70S राइबोसोम होता है और एक 80S राइबोसोम होता है। एस क्या है, एक इकाई होती है, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक 70S और एक 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। अब कोई कहता है कि 70S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कैसे आ गया। अब यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वो किस प्रकार का होता है, 70S होता है। ज़्यादातर यही लिखा होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन सा राइबोसोम होता है, 70S होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक कोशिका में है, इसके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो यहाँ से कल एक मैसेज भी आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें यूकैरियोटिक के अंदर 80 प्रकार का 80 टाइप का होता है, 80 टाइप का होता है। लेकिन नहीं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होता है, उसमें 70S के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के समान पाया जाता है। मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया, ये लिखा हुआ पड़ा है, यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसकी 2 इकाइयाँ होती है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। 70S की 2 होती है, 50S और 30S, दोनों आपको याद रखना है। ऐसे नहीं है कि 70S की है तो एक 40 हो जाएगी, ऐसे एक 30 हो जाएगी, गलत है। एक 50S है और दूसरी 30S है, ये दोनों इकाइयाँ होती है। अब ये दोनों इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई रहती है ना, वो किससे जुड़ी हुई रहती है, आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम आयन के द्वारा राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स होती है, वो आपस में जुड़ी हुई रहती है, आपस में कनेक्ट रहती है। तो ये आपको याद रखना है। फिर 80S राइबोसोम जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, इसकी भी 2 सब यूनिट्स होती है। इसकी 2 80S है, तो इसमें एक होगी 60S, दूसरी होगी 40S। ऐसे नहीं है कि एक 40 की दूसरी 40 की, ऐसे नहीं होगी। तो एक 60S की है और एक 40S की है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, इसकी सब यूनिट्स होती है वो 50S और 30S होती है। इधर ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और इसकी सब यूनिट्स है वो 60S और 40S होती है। फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इंपॉर्टेंट कर देना कि राइबोसोम की जो दोनों इकाइयाँ होती हैं, ये जो दोनों सब यूनिट्स है वो आपस में मैग्नीशियम आयनों के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, मैग्नीशियम आयनों के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। फिर बहुत से राइबोसोम संदेशवाहक राइबोसोम कौन सा, मैसेंजर RNA जिसको कहते हैं mRNA, जिसको क्या कहते हैं, mRNA भी कहते हैं, से जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। बहुत से राइबोसोम जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा गया है कहीं ना कहीं नीट वगैरह में, या RPSC ने कहीं पूछा है कि राइबोसोम एक अंग के भीतर अंग होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में 70S प्रकार का। तो निम्नलिखित में से ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंग के भीतर अंगक, मतलब एक ऑर्गन के अंदर दूसरा ऑर्गन है, वो कौन सा है, राइबोसोम है। किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ये आपको याद रखना है।
फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बादल किस में पाए जाते हैं, ये कोई कहीं PYQ पढ़ा था और मैंने यहाँ लिख दिया है, किसके अंदर पाए जाते हैं, अंडाणु के अंदर पाए जाते हैं, याद रख लेना। फिर राइबोसोम के कार्य क्या है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं तो क्या करेगा, प्रोटीन निर्माण करता है। कहाँ पर पाया जाता है, जैसे एक वो अपन ने देखी थी ना RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सतह के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। तो वो क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है वो। तो ये राइबोसोम, जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम की फैक्ट्री किसको कहते हैं, केंद्रिका को कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। फिर आता है तारक काय या सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जिसको कहते हैं। इसकी एक तो ये याद रखना कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की संरचना है वो कॉर्ट व्हील, कॉर्ट व्हील का मतलब होता है बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। कॉर्ट व्हील का मतलब बैलगाड़ी के पहिए के समान किस अंग की संरचना होती है, वो सेंट्रियोल तारक का आपको याद रखना है। स्वतः रेप्लिकेशन अंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन ऑर्गन होता है, इसके अंदर स्वतः रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। फिर इसकी खोज किसने की थी, टी बोवेरी ने इसकी खोज की थी, ये ध्यान रखना है। सभी जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है, सभी जंतु कोशिकाओं में। पादप कोशिका के अंदर ये क्या होता है, पादप कोशिका के अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। पादप कोशिका के अंदर क्या रहता है, पादप कोशिका के अंदर ये क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। जंतु कोशिकाओं के अंदर ये क्या रहता है, उपस्थित रहता है। और जंतु कोशिकाओं में जो मानव की RBC होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उसके अंदर ये क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। आपको ये एब्सेंट रहता है, ये ध्यान रखना है कि सभी जंतु कोशिकाओं में तो होता ही है, लेकिन जो RBC है, RBC के अंदर ये क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। पादपों में एब्सेंट रहता है, पादप कोशिका के अंदर एब्सेंट रहता है। 9 त्रिक मतलब 9 त्रिक ट्रिपल के रूप में पाया जाता है। तारक के अंदर संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित होते हैं। परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं, ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है, उसके सूत्रों से मिलकर बना हुआ होता है। तारक के अंदर पक्षमाप और कशाभिका का आधार बनाता है। जो सीलिया और फ्लैजिला है, उनका जो बेस बनाने का कार्य कौन करता है, ये सेंट्रियोल करता है। लाइपोप्रोटीन से निर्मित संरचना होती है, इसके अंदर लिपोप्रोटीन पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, सेंट्रियोल की उत्पत्ति कहाँ होती है, इंटरफेस की G2 अवस्था में पूर्व स्थित सेंट्रियोल से स्वतः रेप्लिकेशन अंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्वतः रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन ऑर्गन भी इसको कहा जाता है। इस सेंट्रियोल की संरचना होती है वो बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है, बैलगाड़ी कॉर्ट व्हील के समान होती है, इसकी संरचना होती है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, इसका कार्य है कि तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। शुक्राणु जनन में शुक्राणु की पूंछ की उत्पत्ति किससे होती है, पूंछ की उत्पत्ति भी सेंट्रियोल से होती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें पक्षमाभ और कशाभिका, यहाँ से सेकंड ग्रेड में पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो अपने नोट में अपने जो शॉर्ट नोट्स है उसमें डायरेक्ट मिला था। यहाँ से पक्षमाभ और कशाभिका में अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका होती है जो 9+9 द्विक अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित होती है। इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। प्रत्येक अक्ष सूत्र में 11 फाइब्रिल होते हैं, ये आपको याद रखना है। 11 फाइब्रिल होते हैं, 9 होते हैं परिधीय और 2 होते हैं केंद्रीय, मतलब 9+2 पैटर्न पाया जाता है किसके अंदर, ये कशाभिका के अंदर पाया जाता है। 9+2 पैटर्न होता है। फिर इस परिधीय में क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, और ये क्या बनता है, कौन सा प्रोटीन, डायनिन प्रोटीन होता है, उससे निर्मित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये उसके बाद में ये सेकंड ग्रेड में ये पूछा था कि साइक्लोस्केलेटन, मतलब उसने पूछा था कि साइक्लोस्केलेटन तंत्र होता है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो सूक्ष्म तंतु होते हैं, माइक्रोफाइबर्स होते हैं, और उसमें सूक्ष्म नलिका है, माइक्रोट्यूबुल्स होती है। क्या होता है, ये व्यास पूछा है, नीट के अंदर पूछा है कि इनका व्यास कितना होता है, तो इनका व्यास होता है 6 नैनोमीटर, और इनका व्यास कितना होता है, 10 से 42 नैनोमीटर होता है। इनके अंदर जो सूक्ष्म नलिकाओं के अंदर जो प्रोटीन होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना, सूक्ष्म नलिकाओं के अंदर जो प्रोटीन होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, और सूक्ष्म तंतुओं के अंदर जो प्रोटीन होता है वो एक्टिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, एक्टिन प्रोटीन होता है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक या न्यूक्लियस में क्या होता है, इसको कोशिका का निर्देशक भी कहते हैं। ये सबसे हेड होता है, कोशिका का निर्देशक करता है, ये बैठे बैठे कोशिका को निर्देश देता है, निर्देशक कहते हैं। अब खोज इसकी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। आर्किड या ट्रेडेस्केंसिया कह सकते हैं, ट्रेडेस्केंसिया पादप के अंदर इसकी खोज की गई थी।
मूल कोशिकाओं से की गई। प्रायोगिक प्रदर्शन सबसे पहले हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया, एक कोशिकीय शैवाल होता है, उसके अंदर इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया था। सभी यूकेरोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है केंद्रक, सभी यूकेरोटिक कोशिकाओं में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एब्सेंट होता है। अब अपवाद रूप से स्तनियों की आरबीसी है वो क्या होती है, केंद्रक रहित होती है। और जाइलम की जो वेसल्स होते हैं, चालनी नलिकाएँ होती है, उनके अंदर भी केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और फ्लोम की सीव कोशिकाएँ, जो शिव कोशिकाएँ होती है, उनके अंदर भी क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक, जिसको क्या कहते हैं, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर भी कहते हैं, वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। केंद्र के स्थान पर केंद्रकाभ, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं, वो पाया जाता है। फिर रासायनिक संगठन की बात करें तो केंद्र के अंदर प्रोटीन 80% होता है, 80% डीएनए होता है वो 12% और आरएनए 5% और लिपिड 3%। देखो ये क्लास एक रिवीजन क्लास है, आप अपना मैटर पढ़ के आ रहे हो, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स थोड़ा देख लेना और उसके बाद ये वीडियो देख लेना। 100% आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 100% मेरा प्रयास है कि सीधे आपको ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो आपको सीधा याद करवाऊँ। बाकी टेस्ट सीरीज का कमाल तो आप देखोगे ही। फिर आगे आती है इनकी संरचना में इसके 4 पार्ट हैं। एक होता है केंद्रक कला, एक केंद्रक द्रव्य, दूसरा आता है क्रोमेटिन पदार्थ और फिर आता है केंद्रिका। अब इस केंद्रिका को पहले ही अपन ने पढ़ लिया कि केंद्रिका को क्या कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। फिर ये केंद्रक कला होती है वो द्विस्तरीय आवरण होता है। बाह्य कला पर क्या होता है, राइबोसोम सहित होती है, अंतःकला राइबोसोम रहित होती है। उत्पत्ति किससे होती है, टीलोफेज से होती है, इसकी उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रखना नॉर्मल है। क्रोमेटिन पदार्थ छोड़ो, इसको लाओ। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी, त्वचा कोशिकाओं में ये पाई जाती है। आरएनए से निर्मित संरचना होती है, राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोफेज में लुप्त हो जाती है, टीलोफेज अवस्था में पुनः इसका निर्माण हो जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ से ये जो बताया है। आगे कितना है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया आज, इसको कर लेते पूरा, हाँ कर लेते हैं इसको। फिर आता है केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक की आकृति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म करता है। क्रोमेटिन पदार्थ न्यूक्लियोप्लाज्म में धागेनुमा संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। फिर इसको जो धागेनुमा ये क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं, इसको अभिरंजित किससे किया जाता है, बेसिक फुचसिन जिसको कहते हैं। ये लिखा है, सही लिख रहा हूँ इसको, 1 मिनट। ये लिखा है बेसिक फुचसिन से इसको क्या किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है। फिर केवल इंटरफेज अवस्था में दिखाई देता है। और ये नाम क्रोमेटिन पदार्थ किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको अपने नोट्स तो पढ़ने ही है, रिवीजन के तौर पर मेरे वाले नोट्स आप पढ़ सकते हो, रिवीजन के लिए, ओनली रिवीजन के लिए। फिर केंद्र के कार्य क्या है, केंद्र के कार्य की बात करें तो कोशिका निर्माण में केंद्र कार्य करता है। कोशिका का नियंत्रण, कोशिका के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो कार्य करने का कार्य कौन करता है, ये न्यूक्लियस करता है। फिर गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होता है, ये गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। और केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम के निर्माण में भी ये केंद्र करता है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन केंद्र के अंदर होती है, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। फिर अंतरावस्था में केंद्र को एसिटोकार्मिन से अभिरंजित किया जाता है, किससे किया जाता है, एसिटोकार्मिन से अभिरंजित किया जाता है। फिर एमिल फिशर ने यह प्रयोग किया था, ये प्रयोग वाला छोड़ो। अभी ये एक है हेट्रोक्रोमेटिन और एक है यूक्रोमेटिन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है और यूक्रोमेटिन क्या होता है। अगर ये क्या होता है, ये गहरा अभिरंजित होता है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा गया है गहरा अभिरंजित। ये पूछा जाएगा कि केंद्र के अंदर पाई जाने वाली संरचना जो गहरी अभिरंजित होती है, आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होती है, अधिक संघनित व कुंडलित होती है, उसको क्या कहते हैं। और ये टाइट बंधा हुआ रहता है, जो केंद्र के उसके अंदर टाइट बंधा हुआ, मतलब ऐसी संरचना जो गहरी अभिरंजित, आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय, अधिक संघनित और कुंडलित होती है और टाइट रहती है, मतलब टाइट बंधी हुई रहती है, उस संरचना तो क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ये हल्की अभिरंजित होती है, सक्रिय होती है, कम संघनित और कुंडलित रहती है और लूज डीएनए से बाइंड रहती है। इसको क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन कहते हैं। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन इंपॉर्टेंट है। आप अपना मैटर पढ़ने के बाद में इसको सॉल्ट के रूप में दे सकते हो। आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अब आगे का जो है क्लास, उसमें कल पढ़ते हैं क्रोमोसोम के बारे में। आज के इस
वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।